स्टूडेंट, आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल जो वर्ड है वो किसी चार्ज बॉडी से कंसर्न इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वर्ड फ्लक्स, फ्लक्स वर्ड एक्चुअली में हाइड्रोडायनेमिक वर्ड से निकल के आया है, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स का मीनिंग होता है हाइड्रो मीन्स फ्लूइड और डायनेमिक मीन्स मोशन। व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फ्लूइड एट द मोशन, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसे कि लास्ट हमने ये +1 में डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स में, जिसमें हमारा एक चैप्टर था हाइड्रोडायनेमिक्स। इसमें फ्लूइड मोशन से है, तो फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर लिंक्ड एरिया से, जो लिंक्ड सरफेस एरिया है उसमें से कितना फ्लूइड फ्लो करेगा, उसको बोलते हैं फ्लक्स। कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं। वी हैव कंसीडर ए पाइप, हमने एक वाटर पाइप कंसीडर किया जिसमें से दैट विल बी ए फ्लो ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमलाइन। यहां पर हम कोई एक वाटर टैंक रख लेते हैं, दिस इज ए वाटर टैंक, और इसको इसके साथ कंसर्न कर देते हैं, दिस विल बी दैट। तो ये वाटर जो है ये थ्रू दिस पाइप इस वाटर टैंक में फील हो पा रहे हैं, ये वाटर टैंक है। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाटर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस है। इस वाटर टैंक में कितना वाटर स्टोर किया जाएगा वो डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे। फर्स्ट कि इस पाइप के अंदर वाटर की स्पीड क्या है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वाटर। सेकंड, उस कंसर्न जो सरफेस एरिया है, जो लिंक्ड एरिया है उस स्ट्रीमलाइन के साथ। तो यहां पर जो वाटर स्टोर हुआ वो इन दो फैक्टरों पे डिपेंड किया। फर्स्ट, दिस विल बी ए लिंक्ड सरफेस एरिया, दैट सेकंड विल बी ए स्पीड ऑफ वाटर। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ज्यादा वाटर स्टोर होगा यहाँ पर, और जितना एरिया ज्यादा होगा कंसर्न लिंक्ड दिस स्ट्रीमलाइन, उतना ही वाटर भी ज्यादा स्टोर होगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में है, वाटर की एक इंटेंसिटी है, स्पीड है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो एरिया हमने कंसर्न किया उसकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। दोनों को मिलाते हैं तो यहां पर वाटर स्टोर हो जाता है, लेकिन इस जो वाटर हमने स्टोर किया इस टैंक के अंदर, उस वाटर की कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते जिनकी डायरेक्शन सेम है तो वो मिलके क्या बनाती है, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल लेते जैसे कि वर्क का एग्जांपल है। वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को सेम डायरेक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी जो कि स्केलर होगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा अब जैसे कि हम कंसीडर करते हैं कि कूलर है, वाटर कूलर या एसी है। वो एसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर एयर फ्लो कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया है। अगर हम स्पीड को बढ़ा देते या घटा देते, इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, दूसरा एरिया कम या ज्यादा कर दे, तो रूम के अंदर कोल्ड एयर कितनी आ पाएगी वो दोनों फैक्टरों पे डिपेंड करेगी। अब दोनों की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन जब रूम में एयर आती है तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इसी को हम फ्लक्स यूज करते हैं। इसी फ्लक्स का जो कंसेप्ट हमने यूज किया चार्ज कंसर्न से, चार्ज बॉडी से। अगर कोई चार्ज बॉडी किसी भी पर्टिकुलर सरफेस से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने एक चार्ज बॉडी कंसीडर की, ये चार्ज बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, किसी चार्ज को हमने, ये फील्ड है, इसके अंदर ये फील्ड में हमने यहाँ पर चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। अगर हम बोलते हैं कि चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हुई ड्यू टू दिस फील्ड इंटेंसिटी,
और फील्ड इंटेंसिटी की एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। दूसरा हम वर्ड यूज करेंगे इसमें एरिया, कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में से, जैसे कि हमने ये फील्ड लाइन कंसिडर कर ली, इस फील्ड लाइन में से ये चार्ज बॉडी है, ये इसमें से फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। कितनी फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है? मान लिया इसमें से फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है 400। हम एक पर्टिकुलर रीजन कंसीडर करेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में कितनी फील्ड लाइन है? मान लिया इस पर्टिकुलर रीजन में 100 फील्ड लाइन है। तो ये फील्ड लाइन इस जो सरफेस है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर लिंक्ड सरफेस, इस लिंक्ड सरफेस में कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हुई? अगर एरिया बढ़ा दे, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते तो फील्ड लाइन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप में एक पर्टिकुलर टाइम में वेक्टर की तरह बिहेव करेगा और स्केलर की तरह। यहाँ पर क्या है कि हम जैसे कि एक चार्ज बॉडी ली, हमने क्या किया, एक बॉडी ली, उसको रब किया, उसमें से क्या है, चार्ज प्रोड्यूस करे। कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फील्ड लाइन काउंट कर लेंगे, तो वो फील्ड लाइन क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। वो फील्ड लाइन कितनी एरिया में से क्रॉस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम, कि हम इसको किस तरह कंसर्न करेंगे कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ए एरिया, जिसमें से ये फील्ड लाइन क्रॉस पा रही है, दिस विल बी ए फील्ड लाइन। ये कोई चार्ज बॉडी है, उसमें से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसिडर किया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसका ये पर्टिकुलर एरिया है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। यहां पर फ्लक्स कितनी होगी, फ्लक्स होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड लिंक्ड एरिया। लिंक्ड एरिया यानी फ्लक्स जो है वो E और A दोनों का है। अब हम क्या करते हैं, इस एरिया को टिल्ट कर देते हैं, इस एरिया को हमने टिल्ट कर दिया, देन इट विल बी टिल्ट एट एंगल थीटा। अब इस पर्टिकुलर अब हम कंसीडर करते हैं कि ये पर्टिकुलर हमारा एक एरिया था, तो इसमें फील्ड लाइन कितनी है, मान ली इसमें से 100 फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। जब हमने एरिया को टिल्ट किया तो इस टिल्ड एरिया में और इस एरिया में क्या सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास हो रही है? आंसर होगा नहीं। यहां पर फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस हो रही है, यहां पर फील्ड लाइन कम क्रॉस हो रही है। कितनी क्रॉस होगी, तो इस एरिया को हम कंसीडर कर लेंगे, ये एरिया, इस एरिया में से जितनी फील्ड लाइन जाएगी तो कितना होगा, ये थीटा है इसके अंदर, तो ये एरिया है, तो यहां पर ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो हमारा ये क्या बन गया, बेस, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो दिस विल बी, मान लिया हमने, कोई भी मान लेते हैं इसके अंदर फैक्टर एक्स डैश, और ये क्या है ए, तो एक्स डैश बाई ए किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। तो एक्स डैश कितना आ गया हमारा, ए कोस थीटा। इट्स मीन्स हमारे पास ये जो एरिया है उसका कंपोनेंट कितना हुआ, ए कोस थीटा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और लिंक्ड एरिया। पहले लिंक्ड एरिया ए था, जैसे हमने इस एरिया को टिल्ट किया, टिल्ट करने से अब हमारे पास एरिया कितना है, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा। तो फ्लक्स क्या बन गया हमारे पास, ई डॉट ए, क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस की है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम किसी दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो एक क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यहाँ पर अब ये क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कंसेप्ट हम समझते हैं, एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक, ये हमने कोई एक सरफेस कंसिडर की, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है इसकी, तो लेंथ हमने L मान ली, ब्रेथ इसकी B है, तो एरिया क्या होगा इसका, A इज इक्वल टू में L B साइन थीटा, क्योंकि एरिया क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर का। कौन कौन सा वेक्टर, जैसे कि हम देखते कंसिडर करते हैं, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट।
अब एक डायरेक्शन इसके अलोंग आई, इसके अलोंग क्या है जे, और इसके अलोंग क्या है के। तो डॉट जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है क्या है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। यानी कि ये आई है, इसके अंदर मान लेते हैं, और ये क्या है इसके अंदर जे, तो इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स होगा परपेंडिकुलर मिलेगा, कैसे, इस डायरेक्शंस के अंदर, या इसको हम बोल सकते हैं इस डायरेक्शंस के अंदर। ये कंपोनेंट कौन सा है, के कंपोनेंट। जैसे कि ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है, तो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर कौन है, के। तो के क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके वेक्टर को, सिंपल लेंथ। इसी तरह यहां पर लेंथ है, यहां पर ये हमने कोई एक कंसर्न, ये हमने कोई कंसर्न कंसिडर कर लिया, ये कोई एक एरिया है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड, इस डायरेक्शंस के अंदर, ड्यू टू क्रॉस प्रोडक्ट्स। लेंथ ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ मिलके क्या बनाएगा, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं किसी भी ए से, जैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, तो ए क्या है, ए मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। ये हमने कंसर्न कोई एरिया कंसीडर किया, इस एरिया में ये जो रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर यूनिट वेक्टर, और ये इसका कंसर्न एरिया है। तो यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरो हेड इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, तो इसको कौन से बोलते हैं हम, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर। तो यहां पर इस कंसेप्ट में अगर हम देखें तो यहां पर एरिया वेक्टर क्या है, ये इसका कंसर्न है, ये हमने यहां पर एक पर्टिकुलर इसका कंसर्न सरफेस कंसिडर किया, तो यहां पर हम एक इसके अंदर नॉर्मल ड्रा कर देंगे, दिस विल बी ए एरिया वेक्टर। और यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो दिस विल बी एंगल थीटा। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो एंगल थीटा किसके बीच में होगा, याद रखना, थीटा विल बी एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। तो यहां पर क्या रिजल्ट निकला, यहां पर रिजल्ट ये निकला, अगर हम किसी भी लिंक्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस is defined as the total number of electrical field line crossing through that surface, that's linked surface। उस linked surface में से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस होगी, तो उसको हमने एक फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किया, उस फिजिकल क्वांटिटी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, अगर हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में बताया कि वर्क है, वर्क क्या है, वर्क डॉट प्रोडक्ट किसकी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं वर्क, और वर्क है और नो डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कंसेप्ट हम इंप्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। दो बातें होती है, एक होता है सरफेस एरिया, एक एरिया वेक्टर। यहां पर ये सरफेस है, इसको हम बोलते हैं सरफेस। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो सरफेस के साथ जो लिंक्ड एरिया वेक्टर है, तो एंगल किसके बीच में बनेगा, जैसे कि हमने सरफेस कंसिडर किया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है जैसे, यहां पर ये क्या बना रहा है, एंगल। तो यहां हमने क्लोज सरफेस एरिया कंसीडर कर लिया, ये क्या है, थीटा ds। तो ds इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं, या a कंसीडर कर लेंगे एरिया इसका, तो a को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, क्या, a cos थीटा और a sin थीटा। तो यहां पर कंसर्न जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो फैक्टर क्या आ जाएगा, e a cos थीटा। या दूसरा हम ये कंसीडर कर सकते हैं, अगर हम कोई चार्ज बॉडी कंसीडर कर ले, उस चार्ज बॉडी को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं, किसी सरफेस एरिया में दे, ये इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शंस ई इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्या है इसका एरिया, एंगल कितना बना रहे हैं थीटा। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, ई को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, तो ई कोस थीटा और ई साइन थीटा। एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शंस के अंदर होगा। तो यहां पर हम एंगल किसके बीच में कंसीडर करेंगे, ई कोस थीटा और ए के बीच में। ये दोनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो क्वांटिटी वही निकल के आती है, ई कोस थीटा इंटू में ए। इट्स मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को वेरी करते हैं या एरिया का वेक्टर करते हैं तो हमारा फ्लक्स चेंज होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने वेरी किया तो भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया वेक्टर एरिया को चेंज करते तो भी हमारा फ्लक्स चेंज होता है। तो हमारी फ्लक्स दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, किस पे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। अब इसको अगर हम कंसीडर कर ले अलग डिफरेंट मेथड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पहले हम इसकी निकालते हैं एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या होगी किसकी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी इसके अंदर, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी फोर्स बाई चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसका, हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फोर्स का mlt-2, चार्ज का at और एरिया l स्क्वायर, कितना आ जाएगा ml3 t-3 a-1। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का डायमेंशंस फॉर्मूला। अब इसके हम स्पेशल केस कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के अंदर कैसे वेरी करता है। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, क्या फॉर्मूला निकल के आया, ई ए कोस थीटा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड लिंक्ड सरफेस एरिया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। केस फर्स्ट लेते, केस फर्स्ट, when electrical field along the surface। अब along the surface है तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट जाएगा कि एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। कैसे कि ये हमने एक सरफेस कंसीडर कर लिया, इसमें ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम ये सोचते हैं कि एंगल कितना बनेगा, इसके अंदर एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हमारा जो कंफ्यूजिंग है वो हम दूर करते हैं, यहाँ पर एंगल 0 डिग्री नहीं बनेगा। कब, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग द सरफेस है। कैसे कि जो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल किसके बीच में है, एंगल है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हमने एरिया कंसेप्ट यूज नहीं किया, हमने वर्ड यूज किया है एरिया वेक्टर। जैसे कि ये हमारा एक एरिया है, इसमें ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है, अलोंग द एरिया भी इसके अलोंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल बनेगा 0। किसके बीच में, एरिया और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में। लेकिन हम एंगल कहाँ कंसीडर करते हैं, हम एंगल कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर। इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहां पर हम देखें तो ये तो क्या आ गया इसका एरिया वेक्टर, और ये क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, ई ए कोस 90 मींस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या हुई, 0। कि ये हमने एक एरिया है, इसमें के अलोंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगी। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं, केस सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल है। कैसे, ये हमने क्या कंसीडर किया, इसके अंदर ये एक एरिया है, यहां पर ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके ऊपर,
अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शंस में, ये एरिया की इसकी डायरेक्शन आ गई, तो यहां इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिकल फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने एंगल कैलकुलेट करना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर में। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0। तो हम लिख देंगे ई, यहां पर थीटा कितना आएगा, 0, यहां पर थीटा कितना आएगा, 90। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए कोस 0, तो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस हुई। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन हमेशा नॉर्मल होनी चाहिए सरफेस के ऊपर, तो वहां पर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस की जाएगी। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना अच्छी तरह। इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग द सरफेस, जब अलोंग द सरफेस है थीटा 0 डिग्री नहीं बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस है थीटा कितना बनेगा, 0, क्योंकि हम एंगल किस में कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अलग चीज है, सरफेस एरिया अलग। तो ये सरफेस एरिया है, ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये इसके डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ मिलके क्या बनाएगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर। अब ये तो बात आ गई, हमने केस कंसीडर कर लिया, इसके थीटा 0 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। अगर हम कंसीडर कर ले कि एक चार्ज बॉडी है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमने एक चार्ज कंसीडर किया, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रहा है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर। ये हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसके अंदर कोई एक सरफेस कंसीडर किया, ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है। अब यहां पर हम निकालना चाहते हैं, तो यहां पर फ्लक्स कैसे होगी, ये हमने कंसर्न सरफेस कंसीडर कर लिया। इस सरफेस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, ये इसकी एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये क्या इनके बीच में एंगल थीटा ds। तो यहां का फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स d5 फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स हमारे पास निकल जाएगी, स्मॉल फ्लक्स निकालेंगे, E हमारे पास फॉर्मूला था, और एरिया कितना लिया हमने, ds इंटू में थीटा। तो हमारी इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लक्स कितनी होगी, E ds कोस थीटा। इसी तरह अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास क्या है, हमारा मैथमेटिक एक फॉर्मूला है कि हम क्या इंडिविजुअल जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगी उनको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू मी ई डी एस कोस थीटा। तो ये क्या आ गई, टोटल फ्लक्स आ गई। अब इसमें थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएंगे, मान लिया थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पर फ्लक्स आ जाएगी इसके अंदर ds और कोस थीटा वेरिएशन अलग अलग पॉइंट पे। अब इस चीज को कैलकुलेट करना, ये जो थीटा है यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम कंसिडर करते हैं कि सारे सरफेस पे एंगल इक्वल होगा, लेकिन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर में तो एंगल डिफरेंट मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लक्स अलग निकालनी पड़ेगी, यहाँ की फ्लक्स अलग निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर फ्लक्स अलग निकालनी पड़ेगी, और डिफरेंट फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर कोई एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, सभी केस में हम क्या, अब अलग अलग एंगल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो सरफेस बॉडी पे बहुत ज्यादा एंगल बन जाएंगे, थीटा पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ा और मेथड चेंज कर देते हैं। इस मेथड में क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर रीजन में डिवाइड कर देंगे पूरी बॉडी को, चार्ज बॉडी को। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी चार्ज फील्ड है जो सरफेस एरिया के साथ एंगल बनाएगा, उन सब का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और हम उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर वहां पर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमें उसको ज्यादा एरिया में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हमें कि हजारों या करोड़ों एलिमेंट नहीं लेने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल सरफेस एरिया को क्रॉस करेंगे, सभी के बीच में एंगल क्या बनेगा, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, उस सबको इक्वल को ऐड कर देंगे। इस तरह मान लें किसी बॉडी को हमने 3 रीजन में डिवाइड किया, तो तीनों रीजन के अलग अलग हम रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालेंगे और उन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को ऐड कर देंगे।
तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को कैसे ऐड कर देंगे, इस रीजन को हम देखते हैं। तो इस रीजन को हम देखें तो कैसे, जैसे कि हमने एक कोई भी सिलेंडर बॉडी कंसीडर कर ली, ये हमने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटवर्ड जा रहा है इसमें, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आउटवर्ड आ रहा है। अब यहां पर हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हम इसको, एक कर्व सरफेस है, एक ये सर्कुलर सरफेस, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो ये रीजन, ये इक्वल रीजन है दोनों, ये फर्स्ट रीजन, और ये, और दूसरा कर्व सरफेस, ये तीसरा रीजन आ गया। तो हमने पूरी बॉडी को कितने रीजन में डिवाइड कर लिया, 3 रीजन के अंदर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0। तो जितना भी करोड़ सरफेस एरिया होगा, तो करोड़ सरफेस पे फ्लक्स निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, EDS कोस थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पर, इस रीजन में, अगर कहीं पर ले लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी रीजन में, किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो प्रत्येक पॉइंट पे यहाँ पर इस सरफेस में एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री ले ली हमने। तो यहाँ पर फ्लक्स कितनी आ गई, EDS कोस 0। कोस 0 कितना होता है, 1। तो हमारे फ्लक्स आ गई EDS। E क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगी तो ये बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कितना आ गया, इसका पूरा जितना भी अलग अलग रीजन था उनको हमने ऐड कर दिया, तो टोटल रीजन आ गया A। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आ गई, EA। दूसरा हम क्या करते हैं, इस रीजन को कंसीडर करते हैं। ये तो हमारा इस रीजन के अंदर आ गया। अब इस रीजन की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, अपवर्ड। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, EDS कोस 90, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। किसके बीच में होता है एंगल, एंगल होता है